सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के इकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, यूनिट 10 के बारे में, जिसमें एक टॉपिक आता है इकोसिस्टम फंक्शन इन एंड कुछ हाइपोथेसिस होती है डाइवर्सिटी के बारे में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में कुछ हाइपोथेसिस है, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट होगी डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, देन राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, देन रिडंडेंसी हाइपोथेसिस, देन कीस्टोन हाइपोथेसिस एंड इडियोसिंक्रेटिका हाइपोथेसिस। तो इन सारे हाइपोथेसिस के बारे में हम इस वाली छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सारी हाइपोथेसिस थ्योरीज है वो हमें डाइवर्सिटी के बारे में बताती है, कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। तो किस प्रकार से स्पीसीज़ है वो कम्युनिटी में स्टेबिलिटी में है वो इन्वॉल्व होता है, तो वो सब है वो ये हाइपोथेसिस है वो बताती है। सो सबसे पहले हाइपोथेसिस आती है डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। ओके, सो ये सबसे सिंपल हाइपोथेसिस है जो कि चार्ल्स एल्टन ने दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस किसने दी। चार्ल्स एल्टन ने दी और 1958 में दिया। और इसके अकॉर्डिंग सिंपल है कि जैसे जैसे स्पीसीज़ की रिचनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीसीज़ की अलग अलग स्पीसीज़ के नंबर्स बढ़ेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, इकोसिस्टम में, और इसका मतलब हम बोल सकते हैं मतलब डाइवर्सिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे डाइवर्सिटी या फिर स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी वैसे वैसे कम्युनिटी में स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो एकदम सिंपल है। तो ग्राफ भी है वो, अगर हम स्पीसीज रिचनेस का और कम्युनिटी स्टेबिलिटी का अगर ड्रॉ करें इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जैसे जैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ रही है, मान लो इतनी बढ़ी, तो कम्युनिटी की स्टेबिलिटी भी इतनी बढ़ जाएगी। और स्पीसीज रिचनेस अगर इतना बढ़ा तो उतना ही है वो कम्युनिटी का स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। देन थोड़ा और स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा तो वैसे ही कम्युनिटी की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सीधा ग्राफ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखने को मिले। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि पॉल एंड एनरिच ने वो दिया था, पॉल ने दिया था, आप याद रख सकते हो। और 1981 में ये हाइपोथेसिस है वो प्रपोज की थी, राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। सो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी यहाँ पे है वो बताई जाती है इस राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस को समझने के लिए। आप इमेजिन कीजिए, आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो या फिर एक एरोप्लेन में आप ट्रेवल कर रहे हो, और उसमें बहुत सारे स्क्रूज होते हैं, आप सभी को ही पता है। एरोप्लेन्स की अगर हम बॉडी को देखें तो मान लो ये राउंड राउंड उसकी बॉडी है एरोप्लेन की, तो वो बॉडी है वो बहुत सारे स्क्रूज से है वो यहाँ पे ढकी रहती है, स्क्रू से है वो कसी रहती है, उसकी बॉडी है वो पूरी। एंड फॉर एग्जांपल ये कोई विंग है, ठीक है। तो अगर इस एरोप्लेन को कोई मान लो बैठा बैठा उसमें पैसेंजर है, कुछ स्क्रू को है वो अपनी नेल से या फिर किसी औजार से है वो इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे इनके है वो स्क्रू को खोलता रहता है। मान लो इस स्क्रू को खोल दिया, ओके, एक स्क्रू को खोल दिया, फिर इस दूसरे स्क्रू को खोल दिया, तो ऐसे एक दो कुछ स्क्रू को खोलने से कुछ इस पे एरोप्लेन पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, एरोप्लेन की बॉडी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इन्हीं स्क्रू में से एक दो स्क्रू में से कोई इम्पोर्टेंट स्क्रू जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, वो स्क्रू अगर उसने निकाल दिया पैसेंजर ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा एरोप्लेन की बॉडी पे। हो सकता है एरोप्लेन है वो क्रैश भी कर जाए। तो मान लो ये वाला जो एरोप्लेन की विंग को होल्ड करके रखा है ये स्क्रू, मान लो पैसेंजर ने है वो, ऑल्दो पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लो ये वाला स्क्रू है वो उसने है वो निकाल दिया, और उस वाले स्क्रू के निकलने से ये विंग है वो अब लूज़ हो गया है, और एरोप्लेन है वो चलते चलते अब इसका विंग हट जाएगा तो वो क्रैश हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से है वो, इस स्टोरीज को आपने अगर समझ लिया तो कुछ इसी प्रकार से ये हाइपोथेसिस इकोसिस्टम में वर्क करती है। इसका कहने का ये होता है कि कोई भी इकोसिस्टम में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है जिनके बाहर निकल जाने से है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में, कम्युनिटी की स्टेबिलिटी में है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वो शो देखने को मिलता है। ओके, और वहीं अगर वो स्क्रू वापिस से लगा दिया जाए या फिर वो स्पीसीज़ वापिस से कम्युनिटी में आ जाए तो वापिस से उसकी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी वापिस से बन जाएगी। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वैसे ही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
सम स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट एंड कुछ स्पीसीज के हटने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती है लेकिन कुछ स्पीसीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिनके हटने पे कम्युनिटी में, जिनके हट जाने से भी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये एक ग्राफ है, ये यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने कम्युनिटी स्टेबिलिटी को रखा है। तो जैसे कि ये एक स्पीसीज है, ये स्पीसीज इस कम्युनिटी में आने के बाद में देखो कितना ज़्यादा कम्युनिटी है वो स्टेबल हो गया है। देखो स्टेबिलिटी का ग्राफ वाई एक्सिस पे बढ़ गया है। मतलब ये स्पीसीज आते ही, ये पहली स्पीसीज आते ही कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो कि कम्युनिटी में आते ही बहुत ज़्यादा है वो कम्युनिटी की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लिया इसने। लेकिन यहीं पे है वो सेकंड, यहाँ पे हमने ये सेकंड स्पीसीज देख रहे हैं जो कि कम्युनिटी में आई है अभी अभी। तो इस स्पीसीज़ के आने के कारण अभी हमें है वो कुछ भी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी में इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला है। सीधा ग्राफ है, आगे सीधा ग्राफ है, ऊपर नहीं जा रहा है, इंक्रीज नहीं हो रही। मतलब कम्युनिटी स्टेबिलिटी इसके कारण इंक्रीज नहीं हो रही है। मतलब ये स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये हम स्पीसीज़ हटा भी दें तो भी कुछ हमें फ़र्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि कम्युनिटी स्टेबिलिटी स्टिल इतना ही है, मान लो, ठीक है। और ये आने के बाद में भी इतना ही चल रहा है स्टेबिलिटी। तो इस स्पीसीज़ के आने से कुछ इतना है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। अगेन ये तीसरी अगर स्पीसीज़ है वो आ जाती है कम्युनिटी में, अगेन स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है, तो ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ बन जाती है, जो कि स्पीसीज़ कम्युनिटी की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। यही देन थर्ड हाइपोथेसिस, रिडंडेंसी हाइपोथेसिस, जो कि ब्रियन वॉकर ने है वो दी 1992 में। ब्रियन वॉकर ने रिडंडेंसी हाइपोथेसिस दी डाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को डाइवर्सिटी के साथ में है वो समझने के लिए। यहाँ पे एक अगेन एरोप्लेन जैसी, अगेन इस रिडंडेंसी हाइपोथेसिस को समझने के लिए एक नई स्टोरी है वो कि हम समझने के लिए है वो देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी, आईटी रिलेटेड कंपनी है। उस कंपनी में फॉर एग्जांपल 12 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो वर्क कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। और लेकिन अगर मान लो उनमें से 2 को फायर भी कर दिया जाए, हटा भी दिया जाए कंपनी से, तो भी उस कंपनी को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। 10 अगर वर्क, क्योंकि अभी भी 10 वर्कर्स है वो सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, उनको नॉलेज है, तो कोई इतना ज़्यादा कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, स्टेबिलिटी पे कंपनी अभी भी स्टेबल है। लेकिन वहीं अगर इन दो में से मान लो कोई अगर हेड को है वो, जो कि सबको संभालता था, सबको ऑपरेट करता था, सबको, सबका जो हेड था इन 12 में से, उनको अगर हटा दिया जाए, 2 हेड को मान लो हटा दिया गया, हेड इंजीनियर्स को हटा दिया गया, तब बहुत ज़्यादा उस कंपनी पे है वो, कंपनी की स्टेबिलिटी पे है वो अफेक्ट करेगा। ओके, तो वैसे ही हम स्पीसीज़ के रिलेटेड भी हम समझ सकते हैं कि अगर से कम्युनिटी में अगर है वो कुछ स्पीसीज़ को अगर हम हटा दिया जाए, हटा देंगे, तो कुछ ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो स्पीसीज़। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर मेन स्पीसीज़ को है वो अगर हम निकाल दें उस इकोसिस्टम से, तो उस इकोसिस्टम में है वो बहुत ज़्यादा है वो फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि ये ग्राफ है, ग्राफ से ही मेन यहाँ वो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये स्पीसीज़ रिचनेस का है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है वो कम्युनिटी स्टेबिलिटी का हम रख रहे हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट जो स्पीसीज़ है, ये जो फर्स्ट स्पीसीज़ है, ये है हेड स्पीसीज़, हम बोल सकते हैं हेड इंजीनियर है ये। ओके, सो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है, जो कि देखो आते ही, जैसे ही आई कम्युनिटी में, वैसे ही आते ही स्पीसीज़ का रिचनेस देखो कितना बढ़ गया है ना। तो मान लो एक पर था ये वैल्यू स्पीसीज स्टेबिलिटी का, या फिर हम बोले स्पीसीज़ रिचनेस का, सॉरी कम्युनिटी का, मान लो एक पर था पहले जब ये स्पीसीज़ नहीं आई थी। और जैसे ही ये स्पीसीज़ यहाँ पे आई, जैसे ये पहली स्पीसीज़ यहाँ पे आई, तो कम्युनिटी का स्टेबिलिटी वैसे अगेन 5 गुना बढ़ गया मान लो, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है वो बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे नॉर्मल स्पीसीज़ आती है या फिर जाती है, तो उसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। 5 से मान लो 6 भी हो गया, और वो 6 ही चल रहा है मान लो, ठीक है, और 6 ही स्टेबिलिटी चल रहा है, तो 5 से 6 हो जाएगा, ज़्यादा इतना अफेक्ट होगा नहीं कम्युनिटी स्टेबिलिटी पे। लेकिन वो एक स्पीसीज़ जो मेन होगी, उसके आने या फिर जाने से वो कम्युनिटी में स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देन
कीस्टोन प्रॉपर कीस्टोन हाइपोथेसिस। ओके, तो कीस्टोन हाइपोथेसिस भी थोड़ा सेम ही है। तो इसमें भी है जो कि इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ होती है, जो कि पूरे इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ होती है, जिसके हट जाने से पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसमें पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ के बारे में है वो फोकस किया जाता है। ओके, कीस्टोन सिर्फ एक प्रकार की टाइप की है वो स्पीसीज़ होती है, जो कि पूरे इकोसिस्टम में है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले है वो करती है। अगर उसको हटा दिया जाए तो वो सारी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी है वो गिर जाएगी नीचे। ओके, तो अगर इसको हटा दिया जाएगा तो इवेंचुअली है वो पूरा यहाँ पे है वो स्टेबिलिटी है वो लो हो जाता है। ये यहाँ पे है वो कम्युनिटी एक कीस्टोन स्पीसीज है वो दिखा रखा हमने। अगर इसको है वो रिमूव हम कर देंगे कम्युनिटी से, तो कम्युनिटी की स्टेबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल पे, एक लेवल पे है वो कम्युनिटी की स्टेबिलिटी है वो पहुँच जाएगी अगर हम कीस्टोन स्पीसीज को हटा देंगे कम्युनिटी से। तो यहाँ पे इसका ग्राफ भी है वो चारों जो हाइपोथेसिस हमने देखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से है वो डायरेक्टली ये ग्राफ दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये ग्राफ कौन सी हाइपोथेसिस का है। तो ये कीस्टोन हाइपोथेसिस का ग्राफ आपको याद रखना है। और अगेन हम उल्टे ग्राफ को भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे देखो अभी जैसे स्पीसीज रिचनेस अलग अलग टाइप की स्पीसीज आ रही है, फिर भी कम्युनिटी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये कीस्टोन हाइपोथेसिस यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज आया, जैसे ही आया और वो ही जैसे ही आया जैसे ही है वो कम्युनिटी का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो ये कीस्टोन हाइपोथेसिस। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस, जो कि बताता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पीछे वाली सारी हाइपोथेसिस में हमने प्रिडिक्ट किया है, जैसे पहली वाली हाइपोथेसिस में हमने प्रिडिक्ट किया कि जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। एंड राइवट हाइपोथेसिस में भी हमने बात की कि एक इम्पोर्टेंट स्क्रू होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती है। कीस्टोन में हमने एक कीस्टोन इम्पोर्टेंट स्पीसीज देखी थी जिसके कारण कम्युनिटी की स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही थी। लेकिन इडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस में है वो बताया जाता है कि कोई भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि कोई भी, है ना। तो इसमें कम्युनिटी स्टेबिलिटी है वो चेंजेस होती है, ऑब्वियसली चेंज होती जाती है। जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ती या घटती है वैसे वैसे कम्युनिटी स्टेबिलिटी भी चेंज होती है। लेकिन वो कैसे चेंज होगी, क्या चेंज होगा, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। तो जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस चेंज होता है वैसे वैसे डायरेक्शन भी है वो चेंज होती है, और जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती है। लाइक अगर हम ये ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे ओबियसली कम्युनिटी स्टेबिलिटी हम रख रहे हैं वाई एक्सिस पे, एंड यहाँ पे हम स्पीसीज रिचनेस है वो रख रहे हैं जैसे जैसे अब स्पीसीज बढ़ती है। फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्पीसीज आई तो उस स्पीसीज के कारण कम्युनिटी की स्टेबिलिटी इतनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई अगेन एक स्पीसीज आई उस स्पीसीज आने के कारण उसकी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी बढ़ गई। ओके, यहाँ पे हो गई। लेकिन अगेन एक कुछ अलग ही प्रकार की चलते चलते रेंडमली एक स्पीसीज आ गई जिसके कारण कम्युनिटी की स्टेबिलिटी बिल्कुल ही एकदम से घट गई है, ठीक है। तो रेंडमली अनप्रिडिक्टेबल है ना। अगेन एक नई स्पीसीज फिर से आई, कुछ अलग टाइप की स्पीसीज आई जिसके कारण वापस से कम्युनिटी की स्टेबिलिटी वापस से बढ़ गई। तो ये रेंडमली यहाँ पे है वो इसके अकॉर्डिंग है वो होता है इडियोसिंक्रेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो इतना ही था। इस वाली वीडियो में हमने 500 हाइपोथेसिस देखी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। पूरी इकोलॉजी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो मैं एंड स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूँ, तो वो आप देखना चाहो तो वो भी देख लेना। ओके, बाय।